एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल सिलेक्शन पॉइंट एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग संविधान के महत्वपूर्ण बिंदु मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में 14 से 22 तक चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे पार्ट सेकंड में 23 से 32 तक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक दिया गया है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? ये कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करना। इसका मतलब ये होता है कि इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति खरीद बिक्री बेगारी इसी प्रकार के अन्य ज़बरदस्ती कोई आप किसी से काम नहीं ले सकते हैं। श्रम निषिद्ध ठहराया गया, मतलब कि इसे क्या क्या ठहराया गया, प्रोहिबिटेड किया गया है, जिसका उल्लंघन अगर करते हैं आप तो विधि के द्वारा ये दंडनीय है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 ये कहता है कि बालकों का नियोजन का प्रतिषेध करता है। मतलब आप बालक को किसी फैक्ट्री में जो इसकी उम्र 14 से कम आयु के हैं तो उनको कारखानों, फैक्ट्री या अन्य जोखिम स्थानों पर आप नियुक्त नहीं कर सकते हैं। 24 क्या कहता है कि बालकों का नियोजन का प्रतिषेध करता है। अब इसमें कन्फ्यूजन होती है कि 23 और 24 में मतलब क्या कहा गया है। मतलब लोग कहते हैं कि मानव पहले है कि बालक पहले। तो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान यह देना है कि मानव पहले आया तो अनुच्छेद 23 जो है मानव के बारे में बात करता है। फिर उसके बाद बालक छोटा होता तो बालक बाद में आया तो 24 जो है वो बालकों का नियोजन के बारे में प्रतिषेध की बात करता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28। अब ये इस पे हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 कहता है कि अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। और इसी के तहत तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन में, जो सिख धर्म के लोग होते हैं जो कृपाण धारण करते हैं या कुछ उनका जो पोशाक होता है, तो यही अनुच्छेद जो 25 होता है इसी के तहत उन लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। मतलब इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना व पोषण करने के लिए, मतलब आप पैसा दान कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, उसकी सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार दिया गया है। ये 26 कहता है। 27 क्या कहता है? 27 ये कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण के व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। इसीलिए जो मतलब मंदिर होते हैं, इनमें मंदिर होते हैं या मस्जिद होते हैं, चर्च होते हैं, इनसे ये राज्य ये नहीं कहता कि आप लोग मतलब कर दीजिए, टैक्स दीजिए। ये कहता है अनुच्छेद 27 कहता है। हम लोग आते हैं अनुच्छेद 28 के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों की धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। मतलब ये राज्य मतलब किसी भी धर्म का होगा उसको पूर्णतः पोषित नहीं करता है। मतलब कि राज्य उसके लिए वो नहीं करेगा, उन जो धर्म के लोग हैं वो अपना उसके लिए पैसा दें, दान दें, वो कर सकता है। धार्मिक शिक्षा राज्य मतलब नहीं दी जा सकती है कि हम लोग मतलब मुस्लिम है तो उसको मुस्लिम धर्म के, इस्लाम के बारे में चर्चा करें, ऐसा नहीं होता है। और फिर ये कहता, चौथा क्या कहता है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 29 से 30 तक दिया गया है। 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण सबसे पहली बात है। और हित मतलब कि अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण किया जाएगा। कहाँ से, किस अनुच्छेद में है ये अनुच्छेद 29 में है। 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण किया जाएगा। फिर 23 क्या कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो सबसे पहले आप इसमें कन्फ्यूजन होती है, तो ये सबसे पहले आइए आप कि अगर आप किसी चीज़ को पहले उसके हित के बारे में जानेंगे तो अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण करेंगे। जब आपका मतलब हित संरक्षण हो जाएगा तो उसके बारे में आप उसकी स्थापना प्रशासन के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अनुच्छेद 30 और 29 में।
तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है, फिर से एक बार हम लोग जान लेते हैं। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसका मतलब ये होता है कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति और धर्म संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। ये अनुच्छेद 29 कहता है। अनुच्छेद 30 क्या कहता है, फिर से इस बार जानते हैं। शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह के भेदभाव नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 30 कहता है। अब हम लोग बात करते हैं अगला, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ से सबसे पहले ये पूछा जाता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, तो आप क्या बताएंगे, अनुच्छेद 32 में। फिर सेकंड क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा था। तो अब दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि अगर पूछा जाए कि भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा है, तो हम लोग अनुच्छेद 32 को टिक करते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि उनका नाम न लेके डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो हम लोग प्रस्तावना को टिक करेंगे। किसको करेंगे, तब वहाँ पे हम लोग प्रस्तावना को टिक करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन दो तरीके से। अब इस पर हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 32 में, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें 32 में 5 प्रकार की रिट होती हैं, 5 प्रकार की रिट जारी करता है जो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जारी होती है। तो इसमें सबसे पहला होता है कि हम बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में बात करते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। सेकंड क्या होता है, परमादेश होता है। थर्ड क्या होता है, प्रतिषेध लेख होता है। चौथा क्या होता है, उत्प्रेषण होता है। पाँचवा क्या होता है, अधिकार परीक्षा होता है। तो इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी मतलब पार्ट 3 में प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि अनुच्छेद 32 क्या होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में आप इसके लिए डायरेक्ट रिट जारी कर सकते हैं। जो 5 प्रकार की रिटें होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की रिट जारी होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिट जारी होती हैं, तो 5 प्रकार की रिट जारी होती है। और इसके बारे में जो 5 प्रकार की रिटें हैं हम लोग पार्ट 3 में विस्तृत चर्चा कर लेंगे इसके बारे में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें चैनल को।